जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल कोशिका, जो कि लगभग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर जो 10th या 12th के एग्ज़ाम है या ये कह लीजिए कि जो साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसमें जो है कोशिका आता ही आता है। तो ये हर नज़रिए से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो बात करते हैं सेल कोशिका की। तो सेल का जो बायोलॉजिकल नाम है वह है साइटो। जो सेल होता है वह इंग्लिश नाम होता है और जो साइटो होता है वो होता है बायोलॉजिकल नाम। तो जबकि कोशिका का जो अध्ययन होता है, साइटो का अध्ययन, वो साइटोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? साइटो, और साइटो का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी मूलभूत इकाई है। क्या है? सबसे छोटी मूलभूत इकाई। कोई जो स्टूडेंट होता है वो ये समझते हैं कि जो कोशिका है वो शरीर की सबसे छोटा अंग है। ये अंग नहीं है, ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है जो कि शरीर का निर्माण करती है। तो क्या है कोशिका? शरीर की सबसे छोटी इकाई। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, और रॉबर्ट हुक ने जो एक खोज की थी वो की थी मृत कोशिका में, मतलब मृत कोशिका की। और जो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो मोस्टली जो पूछा जाता है वह ये पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन जो कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। किसने दिया था सिद्धांत कोशिका का? स्लाइडेन व स्वान ने। और वह सिद्धांत क्या था कि जो शरीर है वो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या सिद्धांत था स्लाइडेन व स्वान का? कि शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं कि दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा, जो कि एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर होती है। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है दुनिया की? माइकोप्लाज्मा। और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये याद रखना है आपको, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। सबसे छोटी कोशिका दुनिया की और सबसे बड़ी कोशिका। अब देखते हैं कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ये तो था दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, ये है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है स्पर्म शुक्राणु की। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का ओवम होता है। ओवम मतलब अंडाणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म और सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का ओवम। और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखते हैं मानव में जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ये तो था सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ये है सबसे लंबी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, जो कि मस्तिष्क की कोशिका होती है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। और वह कोशिका जिसमें सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है वह होता है लीवर में। लीवर में जो है सबसे तेज जो कोशिका विभाजन होता है, इसी कोशिका विभाजन के कारण जब लीवर पर कोई टूट फूट या कोई चोट वोट का असर होता है तो ये बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेता है, जबकि न्यूरॉन के साथ ऐसा नहीं होता। आप देखते होंगे कि जब भी मस्तिष्क में चोट लगती है तो न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होने के कारण उसको सही होने में टाइम लगता है या वो सही होता ही नहीं है। एक तरह से ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, जिसे ब्रेन कैंसर बोलते हैं।
अब जो है थोड़ा हम कोशिका को जान लेते हैं कि जो कोशिका होती है वो एक तरह से एक घर का निर्माण करती है, मानव शरीर का निर्माण करती है। और वह कैसे करती है, तो पहले हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कोई ईंट है तो बहुत सी ईंट मिलकर एक दीवार बनाएंगी और कई दीवार मिलकर एक कमरा बनाएंगी और कई कमरे मिलकर एक घर बनाएंगे। इसी तरह जो कोशिका है वो कई कोशिकाएं मिलकर आपस में ऊतक बनाएंगी और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाएंगे और कई अंग मिलकर शरीर का निर्माण करेंगे। सबसे पहले कोशिका, कोशिका से फिर ऊतक बनेंगे, ऊतक से अंग बनेंगे और अंग से शरीर बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब आप कोशिका को सही से समझ चुके होंगे। अब देखते हैं कोशिका के अंग। जो कोशिका के अंग हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जो ये डायग्राम है, ये जो है कोशिका का डायग्राम है, इसमें जो है सबसे बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी एपरेटस पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर पाया जाता है और राइबोसोम पाया जाता है। हम अब इन सभी के जो कार्य हैं और ये क्या क्या इनकी पोजीशन है ये देखेंगे कोशिका में। तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका मेम्ब्रेन की, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। जो ये इन सभी अंगों को कवर किए हुए है ये वाली, इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। ये जो होती है वो सिंगल बाउंड होती है, मतलब कि एकल बाउंड। यह किस किस में पाई जाती है, यह पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। यह किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। और यह किस में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में। कोशिका के जो सभी अंग हैं इसी झिल्ली में बिखरे हुए रहते हैं। तो आप अब कोशिका झिल्ली को समझ चुके होंगे कि कोशिका झिल्ली का कार्य होता है वो इन सभी अंगों को प्रोटेक्शन देना होता है। और जो ये झिल्ली होती है यह प्रोटीन की बनी होती है और यह जंतु और पौधों दोनों में पाई जाती है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति। ये तो है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है वो एकल मेम्ब्रेन की होती है, जबकि जो कोशिका भित्ति होती है वो डबल मेम्ब्रेन की होती है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन थी और ये है डबल मेम्ब्रेन। तो जहाँ सिंगल मेम्ब्रेन होगी वो तो कहलाएगी कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, और जहाँ डबल बाउंड्रीड होगी या डबल बाउंड्री होगी तो उसको बोलेंगे हम सेल वॉल, कोशिका भित्ति। यह धुरी झिल्ली होती है और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होगी वो तो बनी होगी प्रोटीन की, और जो कोशिका भित्ति होगी वो बनी होगी सेल्यूलोज की। यह जो है कोशिका को आकार प्रदान करती है तथा सुरक्षा प्रदान करती है। तो कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, कोशिका को आकार देना और उसको सुरक्षा प्रदान करना। और यह सिर्फ पादपों में पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली है वो तो पादप और जंतु दोनों में पाई जाएगी, और जो कोशिका भित्ति है वो सिर्फ पादपों में पाई जाएगी, एनिमल में ये एब्सेंट होगी। अब बात करते हैं नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम हिंदी में सूत्रकणिका भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की थी। तो किसने की थी, आल्टमैन ने। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह श्वसन करता है, और श्वसन कहाँ होता है, क्रेब्स चक्र में। एक क्रेब्स चक्र की साइकिल होता है, उसको मैं जो शॉर्ट बना दूंगा उसको आप देख लेना। तो जो क्रेब्स चक्र है उसमें जो है 38 एटीपी का निर्माण होता है, और 38 जो एटीपी है वो एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन करता है, और श्वसन कहाँ होता है, क्रेब्स चक्र में होता है। ये एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, और इस क्रेब्स चक्र में जो है 38 एटीपी एडेनो ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है,
और इन 38 एडिनो ट्राइफॉस्फेट के द्वारा एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को लेकर श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और जो ये ऑक्सीजन है उसको कौन शरीर में ले जाता है? वो ले जाता है जब हम सांस लेते हैं तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है मैंने शॉर्ट्स में डायग्राम डाला हुआ है, आप उसको एक बार अच्छे से देख लेना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका को उसकी जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसको करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र। और ये कौन सा कार्य करता है? श्वसन का कार्य है। आंतरिक दीवारों को बोलेंगे क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? आल्टमैन ने। कितने एटीपी का निर्माण होगा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा? 38 एटीपी का। और 38 एटीपी क्या बनाएंगे? एक ग्लूकोज। अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी एपरेटस जिसको बोला जाता है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। यहाँ पर मैं इनके जो है डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियो है वो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो आप इसके जो है मेन पॉइंट देख लेना, और जो इनके डायग्राम है मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये ऊर्जा है जो है शरीर में बन जाती है। अब शरीर को ये किस अंग तक पहुंचानी है या किस अंग को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसको जो ट्रांसपोर्टर के तौर पर काम करता है, मतलब पहुंचाने का काम करता है, वो करता है ये गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी होती है वह शरीर की ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जहाँ ज़्यादा आवश्यकता होती है, मतलब कमी होती है, वहाँ यह ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचा देता है। यह शरीर में जो है प्रोटीन का परिवहन करता है, और यह पूरे शरीर में ऊर्जा का तालमेल बनाए रखता है। तो क्वेश्चन बनता है कि गोल्जी बॉडी क्या कार्य करता है? तो गोल्जी बॉडी एक तरह से ट्रांसपोर्टर का काम करता है, मतलब परिवाहक का काम करता है, ऊर्जा के परिवाहक का, और पूरे शरीर में जो है ऊर्जा का तालमेल बनाए रखता है। अब देखते हैं वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स है उसका कार्य होता है जल संग्रह करना। शरीर में जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर में जो 65% जल होता है वो इन्हीं वैक्यूल्स में, रसधानियों में पाया जाता है, और ये क्या कार्य करते हैं? जल संग्रह का। अब देखते हैं तारककाय सेंट्रोसोम नंबर 6। तो तारककाय की खोज बोबरी ने की थी। किसने की थी? बोबरी ने। और इसका कार्य कोशिका विभाजन मतलब पुनर्निर्माण करना है सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा लीवर में पाया जाता है, जिस वजह से लीवर की कोशिकाएं अपना पुनर्निर्माण कर लेती है। मतलब कि जो टूट फूट होती है शरीर में, या कि कह लीजिए कि जो मरम्मत होती है, वो कौन करता है? वो करता है सेंट्रोसोम। और इसकी खोज किसने की थी? बोबरी ने। सबसे ज़्यादा जो मतलब कि जो पुनर्निर्माण होगा कोशिका विभाजन, वो लीवर में होगा, जिस वजह से जो लीवर होता है वो अपना पुनर्निर्माण कर लेती है। सेंट्रोसोम जो है वो न्यूरॉन ब्रेन में नहीं पाए जाते। तो क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? लीवर में। और सेंट्रोसोम कहाँ एब्सेंट होते हैं? वो होते हैं न्यूरॉन ब्रेन में। अगर कोशिका विभाजन किसी भी जगह शरीर में बहुत ज़्यादा होता है तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब कोशिका विभाजन भी एक लिमिट में होना चाहिए। अगर लिमिट से बाहर हो गया
तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जब अनियमित तरीके से कोशिकाओं का विभाजन होता है, मतलब कोशिका पे कोशिका बननी शुरू हो जाती है, तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ आपने गोल्जी बॉडीज़, राजधानी और तारक्काय के बारे में जान लिया और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ भी लिया होगा। अब देखते हैं आगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्रेन होता है उसमें जो न्यूरॉन होता है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, लेकिन जो ब्रेन होता है उसमें सिर्फ 90% ही न्यूरॉन सेल्स होती हैं, जबकि जो 10% में जो है गिलियल सेल्स होती हैं। इसी 10% में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरे मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है, मतलब जो गिलियल सेल्स होती हैं ब्रेन में 90% तो होंगी न्यूरॉन सेल्स ब्रेन में और 10% होगी गिलियल सेल्स। इसी 10% में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं, जिससे मस्तिष्क का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर होता है। क्योंकि कोशिका विभाजन होता है तो मस्तिष्क कैंसर होता है, मतलब जिसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो ब्रेन में कौन कौन सी सेल्स होंगी? एक तो होंगी न्यूरॉन सेल्स और दूसरी होंगी ग्लियल सेल्स। अब देखते हैं अंतर्प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका के अंदर एक कंकाल की तरह काम करता है, जो शरीर को आंतरिक सहायता या सपोर्ट प्रदान करता है। तो कोशिका को सपोर्ट कौन प्रदान करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है। इसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 भागों में बांटा गया है। ये इधर जो दिख रहा है आपको बिल्कुल सपाट, ये तो है स्मूथ ईयर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो है वसा का निर्माण होता है। और ये जो है जिस पर आपको निशान भी दिख रहे हैं, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और आप जानते हैं कि राइबोसोम का जो काम होता है वो होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो क्वेश्चन बनता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वह कौन सा पार्ट है जिसमें वसा निर्माण होता है? तो वह होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन का निर्माण किस वजह से होगा? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आप समझिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में वसा निर्माण होगा और रफ में जो खुरदरा है उसमें प्रोटीन निर्माण होगा राइबोसोम की वजह से। अब देखते हैं हम इस राइबोसोम को, जो कि कोशिका का एक अभिन्न अंग है। जो राइबोसोम है इसकी खोज पैलाडे ने की थी। किसने की थी? पैलाडे ने। और इस राइबोसोम का जो कार्य है वह होता है प्रोटीन निर्माण करना, जिसके कारण इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ये कह लीजिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है, जहाँ ये प्रोटीन का निर्माण करती है। और इसे 2 भागों में बांटा गया है साइज के आधार पर, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम्स। जो 70S राइबोसोम्स होंगे वो आकार में छोटे होंगे और प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे। और जो 80S राइबोसोम्स हैं वो आकार में बड़े होंगे और यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे। तो राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम्स। जो 70S राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और 80S राइबोसोम्स है यूकैरियोटिक सेल्स में। ये देखिए जो राइबोसोम से 2 भागों में डिवाइड हो गया। आसान तरीके से समझिए, जो 70S राइबोसोम्स है साइज में छोटा होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। और जो 80S राइबोसोम्स है वो आकार में बड़ा होगा और यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा। अब देखते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। तो केंद्रक में जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स में DNA और RNA पाए जाते हैं।
और केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। जो केंद्रक है यह पूरे कोशिका को नियंत्रित करता है। इसी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी केंद्रक की खोज? रॉबर्ट ब्राउन ने। यह ब्रेन ऑफ सेल या कोशिका का दिमाग भी कहलाता है। इसे सेल का कंट्रोलर भी या नियंत्रक भी कहा जाता है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। केंद्रक में 80% प्रोटीन तथा 10% डीएनए पाया जाता है और बाकी 10% में बाकी तत्व होते हैं। तो केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। और कोशिका में पाया जाएगा केंद्रक, केंद्रक में पाया जाएगा क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स में पाया जाएगा डीएनए और आरएनए और इस डीएनए पाया जाएगा जीन और जीन के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियोटाइड। दोबारा समझिए, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए आरएनए और इस डीएनए के अंदर पाया जाएगा जीन और जीन के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि जो केंद्रक है वो कोशिका को कंट्रोल करता है या कंट्रोलर का कार्य करता है और क्रोमोसोम्स के अंदर जो है डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। जो केंद्रक होता है 80% प्रोटीन होता है उसमें और 10% डीएनए होता है और बाकी जो 10% होता है उसमें बाकी तत्व पाए जाते हैं। अब देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने की थी। इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो कोशिकीय पाचन करता है। तो कोशिकीय पाचन कौन सा एंजाइम करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये किस में पाया जाता है? लाइसोसोम में। और लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डूबे ने। इनसी जो कोशिका पाचन करता है, इसी के डर से कोशिका के जो सभी अंग होते हैं वह अपना काम अच्छे अंग से करते हैं और यदि जो बाकी अंग है ठीक से काम नहीं करते हैं तो यह अपना आप को कोशिका के अंदर ब्लास्ट कर लेता है, जिससे कोशिका के सभी अंग नष्ट हो जाते हैं। तो लाइसोसोम जो है वो इन सभी जो बाकी अंग होते हैं इनसे काम करवाता है। तो क्या करता है लाइसोसोम? खुद को फाड़ लेता है, जिसके अंदर मौजूद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है और इसी कोशिका को नष्ट करने के कारण इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, जो खुद को फाड़ लेती है, ब्लास्ट कर लेती है। इसे कोशिका का एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। जो लाइसोसोम है उसमें आरबीसी नहीं पाए जाते हैं, यह स्प्लीन में पाए जाते हैं। तो आरबीसी कहाँ नहीं पाए जाते हैं? लाइसोसोम में। कहाँ पाए जाएंगे आरबीसी? स्प्लीन में। जैसे कि आपको पता है जो आरबीसी जो है वो स्प्लीन में इकट्ठी होती है और स्प्लीन में ही वह जब आरबीसी मर जाती है तो स्प्लीन में ही वह जमा होती है। इसे जो है आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। अब देखते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। भाई सेल में जो है कुछ ये तो अंग होगी, अब उसमें कुछ जो है लिक्विड टाइप भी तो होता है ना, तो उस लिक्विड टाइप को हम जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इस प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने की थी और यह कलरलेस होता है। यह कोशिका में भरा हुआ होता है और यह कोशिका की भौतिक इकाई होता है। तो भौतिक इकाई फिजिकल यूनिट कौन होता है? प्रोटोप्लाज्म। कोशिका की भौतिक इकाई प्रोटोप्लाज्म, फिजिकल यूनिट। इस प्रोटोप्लाज्म में जो है 80% जल होता है। इस प्रोटोप्लाज्म को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक साइटोप्लाज्म, जैसे कि आपको ये दिख रहा है डायग्राम, ये जो है कोशिका के अंदर, इसको तो हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका द्रव्य। जो ये न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जो द्रव्य होगा इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका द्रव्य। तो कोशिका के अंदर जो पाया जाएगा उसको तो बोलेंगे साइटोप्लाज्म
और जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो है कोशिका की भौतिक इकाई होता है। न्यूक्लियस का तो आपको पता ही है कि यह कंट्रोलर का कार्य करता है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो सेल के अंदर पाया जाएगा वो साइटोप्लाज्म। सेल का जो बायोलॉजिकल नाम है क्या है, साइटो, और जो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। यह जो है पूरी कोशिका में भरा हुआ होता है वह कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहलाता है, और जो पूरे केंद्रक में भरा होता है वह न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रिका द्रव्य कहलाता है। तो आपको यह अच्छे समझ में आ गया होगा कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। एक बार दोबारा समझिए कि जो साइटोप्लाज्म होगा वो तो कोशिका के अंदर पाया जाएगा, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा केंद्रिका द्रव्य, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है केंद्रिका द्रव्य, तो यह न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम अगली वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगी तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।